ध्यानु को उसका घर बहुत प्यारा था। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो खुशी खुशी अपने घर में रहता था। सालों की मेहनत के बाद पैसे जोड़कर ध्यानु ने अपना ये घर बनाया था। घर के ठीक सामने एक बरगद का घना पेड़ था, जिसकी छांव में बैठकर अपने घर को निहारना ध्यानु को बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, तो आप फिर यहाँ आकर बैठ गए। मैं वहां कब से खाना लगाकर बैठी हूँ। ओहो, मैं तो भूल ही गया। तुम्हें तो पता है ना सरिता, मुझे यहां बैठना कितना अच्छा लगता है। ऐसा करो, तुम चलो, मैं बस अभी आया। नहीं जी, आप अभी चलो मेरे साथ, वरना मैं फिर इंतजार करती रह जाऊंगी। अच्छा बाबा, चलो, चलता हूं। ध्यानु और सरिता दोनों अंदर जाते हैं और साथ मिलकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते हुए सरिता ध्यानु से कहती है, आपसे एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। आपको मैं ज्यादा प्यारी हूं या फिर ये घर? ये कैसा सवाल है सरिता? बस मन में आया इसलिए पूछ लिया। देखो, तुम मुझे धर्म संकट में मत डालो सरिता। मैंने बहुत गरीबी देखी है। जब मैं छोटा था तब हमारे पास सिर छिपाने को छत तक नहीं थी। हर मौसम जैसे नई नई मुसीबतें लेकर आता था। तभी मैंने ठान लिया था, मैं एक दिन अपने परिवार के लिए ऐसा घर बनाऊंगा जैसा पूरे गांव में किसी का ना होगा। मैंने पापड़ बेचना शुरू किया, खूब मेहनत की और तब जाकर यह घर खड़ा कर पाया। ये मेरे लिए सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि मेरा सबसे बड़ा सपना है, जो सच्चाई बनकर मेरे सामने खड़ा है। अरे बस बस, गलती हो गई जो आपसे वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब मुझे पहले से पता है। ओहो, अब नाराज मत हो तुम, क्योंकि सच तो ये है कि अगर तुम हो तो ये घर है, वरना कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, अब मेरा दिल रखने के लिए बातें मत बनाइए। चलिए, आपको काम पर जाने के लिए देर हो रही है। ध्यानु की कही एक एक बात सच थी। गरीबी से लड़ते हुए उसने जीवन में काफी संघर्ष किया था और तब जाकर वो अपना घर खड़ा कर पाया था। ध्यानु ने गली गली पापड़ बेचने से शुरुआत की थी और अब उसकी खुद की पापड़ बनाने की फैक्ट्री थी। उसका घर गांव में सबसे बड़ा और आलीशान था। हालांकि गांव में ऐसे बहुत लोग थे जो ध्यानु की इस तरक्की से जलते थे और ध्यानु के घर पर भी उनकी नजर थी। गांव का अमीर सेठ काशीराम भी उन्हीं में से एक था। अरे चंदू, क्या रे? तुझसे एक काम कहा था मैंने, वो भी तुझसे नहीं हुआ। अब जब ध्यानु के घर पर नजर पड़ती है, तन बदन में आग लग जाती है। मेरे सामने कोई औकात नहीं थी इस ध्यानु की, और आज मुझसे भी अच्छे घर में रहता है ये। सुन चंदू, चाहे जो करना पड़े, मुझे इस ध्यानु का घर चाहिए। हाँ मालिक, मैंने कुछ सोचा तो है, लेकिन इसमें आपको भी शामिल होना होगा। काशीराम का नौकर चंदू उसे अपनी योजना समझाता है, जिसके तहत अगले ही दिन काशीराम और चंदू ध्यानु के घर पहुंच जाते हैं। अरे भाई ध्यानु, कहाँ हो? सेठ जी, आप आइए, अंदर आइए। घर तो बहुत ही बढ़िया बना लिया तुमने। चलो अच्छा है, गांव में कोई तो तरक्की कर रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं सेठ जी, बस भगवान की कृपा है। तो थोड़ी कृपा हम पर भी बरसा दो, एक जरूरी काम से आए हैं तुम्हारे पास। जी सेठ जी, बताइए। देखो, वो क्या है ना, हमारी फैक्ट्री थोड़ी घाटे में चल रही है। सब कुछ सही करने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। बैंक से लोन की सारी बात हो गई थी, बस एक छोटी सी अड़चन है। कैसी अड़चन सेठ जी? वो बैंक वाले कह रहे हैं कि किसी ऐसे आदमी का भरोसा दिलाना होगा उन्हें जो हमारी तरह ही अमीर हो। वो क्या कहते हैं उसे अंग्रेजी में? अरे क्या था वो? ओ चंदू, अब क्या मांगे हैं बैंक वाले? गारंटर मालिक, गारंटर। हाँ, गारंटर। मतलब ये कि बैंक वालों ने ये कागज दिए हैं और इन पर तुम्हारे अंगूठे का निशान चाहिए बस। लेकिन इनमें लिखा क्या है सेठ जी? बस यही लिखा है कि तुम हमें जानते हो और हम एक भरोसेमंद आदमी हैं। और क्या? लो देखो, हम स्याही भी साथ लाए हैं। जल्दी से अंगूठा लगा दो तुम। हमें आज ही ये कागज बैंक में जमा करवाने हैं, नहीं तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन सेठ जी, आप तो जानते ही हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप ऐसा कीजिए, ये कागज मेरे पास छोड़ जाइए आप। मैं पूरी तसल्ली करके अंगूठा लगा दूंगा और खुद आकर आपको दे जाऊंगा। अच्छा, तो इतने बड़े हो गए हो ध्यानु कि हम पर शक कर रहे हो? अभी तो बताया तुम्हें कि यह कागज अगर आज के आज बैंक नहीं पहुंचाए तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। हमें लगा था कि तुम भले आदमी हो, हमारी मदद जरूर करोगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही तो होती है आदमी की पहचान।
चल भाई चंदू, लगता है अपना काम नहीं हो पाएगा। इतना कहकर काशीराम वहां से जाने लगता है। फिर ध्यानु उसे पीछे से आवाज देकर रोकता है। अरे सेठ जी रुकिए, अच्छा लाइए, मैं अंगूठा लगा देता हूँ, आपका काम नहीं रुकना चाहिए। काशीराम की योजना काम कर गई थी। ध्यानु ने उसके बहकावे में आकर उन कागजों पर अपना अंगूठा लगा दिया और इसी के साथ ध्यानु ने अपना घर खो दिया। दरअसल वो कागज किसी बैंक के लोन के नहीं थे, बल्कि उन पर लिखा था कि ध्यानु अपनी मर्जी से अपना घर काशीराम को दे रहा है। उन कागजों के मुताबिक घर के सामने खड़ा बरगद का पेड़ ही था जिस पर अब ध्यानु का अधिकार था। इसके अलावा वहां मौजूद सब कुछ अब काशीराम का हो चुका था। ध्यानु को जैसे ही इस सब के बारे में पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेठ जी, इतना बड़ा धोखा किया आपने मेरे साथ। मैंने आपकी मदद करनी चाहिए और आपने मेरा घर ही मुझसे छीन लिया। हाँ तो तुझे क्या लगा था कल का छोकरा हमारी बराबरी करेगा? तू कल भी बेघर था, आज भी है और हमेशा ऐसे ही रहेगा। अरे वो तो मेरा एहसान मान कि सामने वाला बरगद का पेड़ रहने दिया तेरे पास। तेरे बच्चों पर दया आ गई मुझे। वैसे भी तुझे तो उसी पेड़ की छाव में बैठना बहुत अच्छा लगता है ना? अरे चंदू, जा भाई, ध्यानु भैया को सपरिवार उनके घर छोड़कर आ जा। काशीराम ध्यानु के हाल पर जोर जोर से हंसता है। आशियाने के नाम पर ध्यानु के पास अब सिर्फ बरगद की छांव थी। वो अपनी पत्नी सरिता और दोनों बच्चों के साथ वहीं जाकर बैठ जाता है और उस घर को देखने लगता है जो अब उसका नहीं था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सरिता ने ध्यानु के आंसू पोंछे और उससे बोली, क्या हुआ जी, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? मुझे माफ कर दो सरिता, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे बिना सोचे समझे उन कागजों पर अंगूठा नहीं लगाना चाहिए था। मेरी नासमझी की वजह से तुम और बच्चे भी बेघर हो गए। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? जब हम आपके अच्छे वक्त के भागीदार हैं तो बुरे वक्त के क्यों नहीं? और वैसे भी हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब कुछ नहीं हो सकता सरिता, ये सेठ बहुत मक्कार है। हमारा घर हमें जरूर वापस मिलेगा जी, बस जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा करते जाइए। अब की बार सरिता के पास योजना थी जिसे अगले ही दिन से उसने अमल में लाना शुरू भी कर दिया। रात तो ध्यानु के परिवार ने बरगद की छांव में बिता ली, लेकिन अगले दिन सूरज निकलते ही सरिता अपने बच्चों को लेकर घर के सामने वाले आंगन में जाकर बैठ गई। उसने दोनों बच्चों को इशारा किया, जिसके बाद ध्यानु के दोनों बच्चे जोर जोर से शोर मचाने लगे। अरे कौन है, इतना शोर मचा रखा है? सुबह सुबह नींद खराब करके रख दी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहां कदम रखने की? भूल गए ये घर अब तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि मेरा है। चलो निकलो यहां से। चल लेके जा अपने बच्चों को यहां से। सेठ जी, मैं और मेरे बच्चे तो अपने ही इलाके में हैं, मतलब उसी जगह पर है जिस पर हमारा हक है। ये क्या बकवास कर रही है? ये पूरा का पूरा घर मेरा है अब। बस वो बरगद का पेड़ है तुम्हारा, वहीं जाकर बैठो। जी सेठ जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि वो बरगद का पेड़ अगर हमारा है तो उसकी छांव और उसकी ये परछाई भी तो हमारी ही हुई ना। ऐसे कैसे? ये नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है सेठ जी, चाहो तो बुला लो पंचायत को, अभी पूछ लेते हैं कि कौन सही है कौन गलत। पंचायत का नाम सुनकर काशीराम के तेवर कुछ ठंडे पड़ जाते हैं। वो कोई झमेला नहीं चाहता था। उसे डर था कि कहीं उसकी चालबाजी सबके सामने ना आ जाए। वो चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। इस बार सरिता की योजना काम कर गई थी। जैसे जैसे धूप चढ़ती रही, घने बरगद की परछाई ने पूरे घर को ढक लिया। बस फिर क्या था, ना सिर्फ ध्यानु के बच्चे बल्कि खुद ध्यानु और उसकी पत्नी सरिता अपने घर में घूमने फिरने लगे। साथ ही वो सारे काम करते जो काशीराम को बिल्कुल पसंद नहीं थे। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। सूरज चढ़ने के साथ ही ध्यानु का पूरा परिवार घर में घुस जाता और पूरा दिन काशीराम की नाक में दम करके रखता। सूरज ढलने तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। हालत ये हो गई कि रात को सोते हुए भी काशीराम को ध्यानु के बच्चों का शोर ही सुनाई देने लगा। आखिरकार काशीराम की हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और फिर एक सुबह, बस अब बहुत हो गया। ले ले भाई ध्यानु, तू अपना ये घर वापस ले ले भाई। मुझे समझ आ गया है, तू और तेरे ये बच्चे मुझे यहां चैन से नहीं रहने देंगे। ये ले, ये रहे वो कागज जिन पर मैंने धोखे से तुझसे अंगूठा लगवाया था। ले, मैं इन्हें तेरे सामने ही फाड़ देता हूं। अब सब पहले जैसा हो गया था। काशीराम ध्यानु का घर छोड़कर चला गया और ध्यानु को उसका प्यारा घर वापस मिल गया।